Hello and welcome. This is chapter number 2, Federalism of class 10 Civics, and this is the third part of this video series. In this part, we will discuss how is the federalism practiced, linguistic states, language policy, and central state relations. So let's begin the video. How is the federalism practiced? Constitutional provisions are necessary for the success of federalism, but these are not sufficient. And the federal experiment has succeeded in India, it is not merely because they clearly laid out the constitutional provision. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. This ensures that the spirit of federalism, respect for the diversity, and the desire of living together become shared ideals in our country. Let us look at some of the major ways in which this happened. भारत में फेडरलिज्म इसलिए सक्सीड नहीं हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उसके लिए बनाए गए, ये बल्कि इसलिए सक्सीड हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ पर यह इसलिए सक्सीड हुआ है क्योंकि भारत की जो पॉलिटिकल नेचर है वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के ऊपर डिपेंड करती है। भारत में डेमोक्रेसी बहुत अच्छी तरह से इसकी जड़ें गहरी जमी हुई है, इसी वजह से हमारे यहाँ पर फेडरलिज्म जो है सफलता से काम कर रहा है। चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, लिंग्विस्टिक स्टेट्स। Linguistic states. After independence in 1950, the boundaries of the several old states were changed in order to create new states. This was done to ensure that the people who spoke the same language, share common culture, ethnicity or geography could live in the same state. भारत की आज़ादी के बाद ये समस्या बहुत गहरे से सामने आई कि भारत में अलग अलग स्टेट में लैंग्वेज के आधार पर न्यू स्टेट की डिमांड स्टार्ट हो गई और इसको फुलफिल किया जाना इसलिए भी जरूरी था ताकि लोग जो है एक सेम लैंग्वेज वाले लोग जिनका सेम कल्चर है वो एक सेम स्टेट में रह सकें। दिस मेड द कंट्री यूनाइटेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन मेड इजी। दीज इंक्लूड स्टेट लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। दिस इज द मैप ऑफ इंडिया इन 1947। इस मैप में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से कितने कम स्टेट इसमें बने हुए हैं। यहाँ आपको राजपूताना नजर आ रहा है, ये गुजरात स्टेट है, और ये यहाँ पर बॉम्बे के नाम से स्टेट है जिसका नाम आज महाराष्ट्र हो चुका है, और इधर मैसूर है जो आज का कर्नाटक है। इसी प्रकार से त्रावणकोर, यहाँ पर ये एक रियासत हुआ करती थी। सेंट्रल प्रोविंस है, यहाँ पर यूनाइटेड प्रोविंस है यानी आज का उत्तर प्रदेश। तो अगर हम आज का मैप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है और कई स्टेट जो है वो लैंग्वेज बेसिस के ऊपर बनाए गए हैं। जैसे पंजाब जो है उसमें से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को निकालकर अलग स्टेट बनाया गया, लैंग्वेज बेसिस के ऊपर ये दो स्टेट बने हैं। इधर गुजरात जो है बॉम्बे में से निकाल के गुजरात और ये महाराष्ट्र, दो लैंग्वेज बेसिस के ऊपर दो स्टेट बने। यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये दोनों भी पहले ये पूरा का पूरा इलाका हैदराबाद कहलाता था और अब ये पूरा जो है यहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज बोलते थे उनके आंध्र प्रदेश बनाया गया और तमिल बोलने वालों का तमिलनाडु। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है स्टेट्स बनाए गए। भारत में आंध्र प्रदेश ऐसा पहला स्टेट था जो लैंग्वेज बेसिस के ऊपर क्रिएट किया गया था और इसके लिए बहुत पॉपुलर मूवमेंट भी हुई, इसको लेकर वायलेंट भी हुई, लोगों ने हड़ताल करी और एक इनके फेमस लीडर थे पट्टी श्रीरामुलु, उनका 52-56 दिन उन्होंने उपवास किया। उसके बाद उनकी फास्ट करने के बाद उनकी डेथ होगी और उसके बाद मूवमेंट जो था वायलेंट हो गया और उसके बाद तुरंत भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश के नाम से एक नया लैंग्वेज बेसिस स्टेट क्रिएट करने की घोषणा करी। Linguistic states, fear and reality. When the demand for the formation of the state on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to disintegration of the country. The central government assisted linguistic states for some time. कई बार ये माना गया कि ये देश के लिए एक प्रकार से जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत का विभाजन हुआ और लैंग्वेज बेस के पर अगर हम स्टेट क्रिएट करेंगे तो भारत जो है डिसइंटीग्रेट हो सकता है। ये इसको लेकर एक बहुत बड़ा डर रहा जवाहरलाल नेहरू उनके जैसे कुछ नेताओं के मन में। रियलिटी इज but the experience has shown that the formation of linguistic states has actually made the country more united. It has also made administration easier. पर रियलिटी ये है कि इससे एडमिनिस्ट्रेशन और इजी हो गया है और भारत ज्यादा डेमोक्रेटिक बना है, ज्यादा और मजबूत बनकर उभर कर सामने आया है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसमें लैंग्वेज पॉलिसी।
A second test for Indian Federation is the language policy. Our constitution did not give the status of national language to any one language. भारत में किसी भी एक भाषा को national language का status नहीं दिया गया है. But Hindi is the mother tongue of only about 40% of Indians. Therefore, there were many safeguards to protect other language. इसी वजह से 40% ऑफ जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो हिंदी स्पीकिंग है, इसलिए अदर लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सेफगार्ड्स यहाँ पर लिए गए हैं. बिसाइड हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं. हिंदी के अलावा 21 और लैंग्वेजेस इसमें. स्टेट टू हैव देयर ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज. Much of the government work take place in the official language of the concerned state. कोई भी राज्य चाहे अपनी ही भाषा के अंदर जितने भी ऑफिशियल वर्क हैं, स्टेट के वर्क हैं, वो कर सकता है और करता भी है. Unlike Sri Lanka, the leaders of our country adopted a very cautious attitude in spreading the use of Hindi. According to the constitution, the use of English for the official purpose was to stop in 1965. भारत में श्रीलंका से इतर श्रीलंका के अलावा एक ऐसा सिस्टम हमने अडॉप्ट किया कि श्रीलंका में लैंग्वेज को लेकर बहुत ज़्यादा वायलेंट मूवमेंट हुए. वहाँ पर तमिल मूवमेंट चला, सीना लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, अदर लैंग्वेज को उन्होंने कोई वैल्यू नहीं दी. इस वजह से वहाँ पर वायलेंट मूवमेंट, मिलिटेंट एक्टिविटीज़ वहाँ पर स्टार्ट होगी. पर भारत ने इससे अलग एक रुख अपनाया. उन्होंने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया, पर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काम करने के लिए उन्होंने एक सामान्य रास्ता अपनाया और इंग्लिश को एक ऑफिशियल पर्पस के लिए उन्होंने रखा 1965 तक. However, many non-Hindi speaking states demand that the use of English continue. उसके बाद भी जो non-Hindi speaking state थी उन्होंने ये डिमांड करी कि इंग्लिश को कंटिन्यू रखा जाए. In the Tamil Nadu, this movement took a violent form. The central government responded by the agreeing continue to use English along with the Hindi for the official purpose. Promotion of Hindi continued to be the official policy of the government of India. और आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये पॉलिसी है, वो हिंदी को प्रमोट करती है, हिंदी के प्रमोशन के लिए काम करती है. जब कभी आप बैंक या किसी ऐसे ऑफिस में जाते हैं तो कई बार आपको ऐसे स्लोगन मिल जाएंगे, हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए या हम हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देते हैं. प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन द स्टेट where people speak a different language. इसका मतलब ये नहीं है भारत ऐसे स्टेट के अंदर हिंदी को थोपना चाहती है. लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ श्रीलंका इन 1956, an act was passed by the Sri Lankan government to recognize the Sinhala as the only official language, whereas in case of India, government agreed to continue the use of English along with Hindi for official purpose. पर भारत सरकार ने हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अपनाए रखा. भारत ने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया, हालांकि ऑफिशियल लेवल के ऊपर हिंदी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर प्रमोट करती है, पर फिर भी अलग अलग लैंग्वेस्टिक जो स्टेट है वो अपनी ही लैंग्वेज में चाहें तो वो ऑफिशियल वर्क वो कर सकते हैं. ऐसी इस बात की उनको छूट दी गई है. लैंग्वेज पॉलिसी यहाँ इस मैप में हम देख सकते हैं भारत के स्टेट जो लैंग्वेज बेसिस पर बने हुए हैं, जैसे पंजाब, यहाँ पंजाबी बोली जाती है, यहाँ कश्मीर, ये वो इलाका जहाँ पर हिंदी बोली जाती है. गुजरात, यहाँ पर गुजराती है. मराठी महाराष्ट्र में, कन्नड़ लैंग्वेज कर्नाटका में, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, और उड़ीसा में उड़िया. इस प्रकार अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो यहाँ पर वो स्टेट बता रखे हैं जहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है. और ये शेड्यूल्ड लैंग्वेज है इंडिया की. 22 जो लैंग्वेज है इसको इसमें स्टेटस मिला है. और यहाँ हम देख सकते हैं वो परसेंटेज. इस परसेंटेज के हिसाब से देखें तो हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है. सेकंड नंबर के ऊपर बंगाली है जो 8.11% लोग बोलते हैं, ये 2001 का डेटा है. थर्ड नंबर पे आती है तेलुगु जो 7.19% है. फोर्थ नंबर पे आती है मराठी जो 6.99% लोग भारत के अंदर बोलते हैं. इस प्रकार से ये रेशो है, परसेंटेज है उनका जो अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग भारत में रहते हैं. सेंट्रल स्टेट रिलेशंस. रीस्ट्रक्चरिंग द सेंट्रल स्टेट रिलेशंस इज वन मोर वे in which federalism has been strengthened in practice. Constitutional arrangement for the sharing power work in reality depend to a large extent on how the ruling parties and the leaders follow these arrangements. जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से किए गए हैं कि स्टेट्स को भी पावर दी गई है और ये डिपेंड करता है रूलिंग पार्टी पे और लीडर पे कि वो किस प्रकार से इन अरेंजमेंट को लेते हैं. For a long time, the same party ruled both at the central and in the most of the state.
और भारत में आजादी के बाद से लेकर कई वर्षों तक सेंट्रल लेवल के ऊपर और स्टेट लेवल पर, दोनों ही लेवल के ऊपर कांग्रेस पार्टी का रूल रहा। इसलिए सेंट्रल और स्टेट लेवल पे कोई इश्यूज नहीं आए। पर 1990s के बाद में ऐसा देखा जाने लगा, अलग अलग स्टेट्स के अंदर रीजनल पार्टीज उभर कर सामने आने लगी और रीजनल पार्टीज ने उन अलग अलग स्टेट्स के अंदर रूल करना स्टार्ट किया और वहीं से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में इश्यूज होना स्टार्ट हो गए, कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गए और वहां से ये डिमांड सामने आई कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा राइट्स की डिमांड करती है। As and when the ruling party at the state level was different, the parties that ruled at the center tried to undermine the power of the state। और ये देखा गया जब सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पर अलग अलग पार्टी होती है तो सेंट्रल लेवल की पार्टी स्टेट लेवल की पार्टी को अंडरमाइन करती है पावर्स के मामले में। और इस पिक्चर को हम देख सकते हैं, ये कार्टून हमें बता रहा है कि सेंट्रल के सामने स्टेट की क्या पोजीशन है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावरफुल बनाया गया है स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन। तो यहाँ ये कार्टून बतलाता है स्टेट की पोजीशन, जैसे कटोरा लेके कोई भिखारी खड़ा हो इस प्रकार से, और सेंट्रल उनको पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। फंड के मामले में देखें, फाइनेंशियल मामले में देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर ज्यादा पावर। ऑल दिस चेंजेस सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990। दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ द रीजनल पार्टीज इन मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री। दिस वाज आल्सो बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोalition government। Coalition government, a government formed by the coming together of the at least two political parties, usually partners in a coalition, form a political alliance and adopt a common program। जब किसी एक सिंगल पार्टी को सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे जब गवर्नमेंट बनती है और किसी सिंगल पार्टी को मैंडेट नहीं मिलता है और वो मेजोरिटी ऑफ वोट सीट्स उनको नहीं मिल पाती है, तब वहां पर वो गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए साथ आते हैं और अपने कॉमन पॉलिटिकल आइडियाज के ऊपर एक कोalition बनाते हैं और उस कोalition के द्वारा गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है और इसी को हम कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। 1984 के बाद इंडिया में 1989 से लेकर आज तक सारी जितनी भी गवर्नमेंट बनी है सेंट्रल लेवल के ऊपर वो सारी की सारी कोalition गवर्नमेंट है। पर प्रेजेंटली जो गवर्नमेंट अभी चल रही है नरेंद्र मोदी की, वो एनडीए की गवर्नमेंट है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो इस प्रकार से कोalition गवर्नमेंट का एक एरा है वो स्टार्ट हो चुका है 1990 के बाद में इंडियन पॉलिटिक्स में। Since no single party got a clear majority in the Lok Sabha and the major national parties had to enter into the alliance with many parties, including several regional parties, to form a government at the center. This led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of the state government। और इससे एक नया कल्चर स्टार्ट हो गया है। पहले एक सिंगल पार्टी की दादागिरी चला करती थी, पर अब रीजनल पार्टीज भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर शामिल होती हैं। इस कोalition गवर्नमेंट के एरा के अंदर अब रीजनल लेवल के ऊपर जो रीजनल गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपने वहां पर बात रख सकते। पावर शेयरिंग अब ज्यादा बेटर तरीके से हमारे यहाँ पर हो रही है, या हम कहते हैं कि कह सकते हैं कि भारत में रियल डेमोक्रेसी फंक्शन कर रही है। This trend was supported by a majority। In the next video, we will discuss the next topic, decentralization in India। Thank you।